Hello everyone, I hope you all are well. So today we are going to study about crop production and management part 2. पार्ट 1 हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2 बिकॉज ये काफ़ी सारे इतने लेंदी भी नहीं होते एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। बट क्या होता है, जब बच्चा नया आता है 8th क्लास में, तो उसको हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक जो है वो अच्छी तरह से आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो तभी मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ कई कई चैप्टर्स को, बिकॉज इट विल मेक ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ये आप लोगों के जो टॉपिक रह गए थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स क्या होता है? टूल्स। एग्रीकल्चर में कौन कौन से टूल्स जो यूज़ होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपके सबसे पहले आएंगे प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। ठीक है, ये बेसिकली ये सारे के सारे प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल के लिए यूज़ होते हैं, तो इसको हम डीपली पढ़ेंगे अब। ठीक है, सो योर फर्स्ट वन इज़ प्लो। प्लो क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी का बना होता है, ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। जब आप ये सारे के सारे पॉइंट्स, जैसे मैंने आप देख रहे हो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, जब आप पॉइंट्स में लिख के कोई भी आंसर दोगे कभी भी एग्ज़ाम्स में, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव शो करता है और ज़्यादा इजी होता है एक टीचर के लिए चेकआउट करना। तो वो बहुत खुशी से बंदा चेक करता है, एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर बन जाती है। जब इजीली कोई चीज़ समझ आ जाती है तो उसको हम बस टिक टिक लगाते जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स कंसिडर करना, अच्छी तरह से रखना और साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाना। ठीक है, सो ये जो आपका प्लो है ये वुड का बना होता है, ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। और ये बुल्स मतलब होते हैं कोई भी एनिमल, काव वगैरह कुछ भी अगर यूज़ करते हैं, कैमल्स यूज़ करते हैं, हॉर्सेस यूज़ करते हैं इसको चलाने के लिए। इट कंटेन्स ट्रायंगुलर आयरन शीट कॉल्ड एज प्लोशेयर। इसमें एक ना ट्रायंगुलर आयरन शीट होती है, ट्रायंगुलर आयरन शीट होती है, उसको हम बोलते हैं प्लोशेयर। ठीक है, और जो इसका मेन वुडन पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, पहले आप देख लो कि इसमें होता क्या क्या है। फिर है देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, एक साइड पे हैंडल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में है यूज्ड फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। यूज्ड फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप। अब फर्टिलाइजर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फर्टिलाइजर्स किस तरह से जो है वो क्रॉप में ऐड किए जाते हैं और उनकी जो क्रॉप की होती है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ होती है, वो अच्छी तरह से इजीली हो जाती है। इससे जो है जो हमारे वीड्स को रिमूव करने के लिए भी प्लो यूज़ करते हैं। फिर टर्निंग द सॉइल मतलब प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल में भी हम लोग प्लो को यूज़ करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है, इस तरह का कुछ प्लो होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसकी पिक्चर। फिर नेक्स्ट है आपका हॉ। इट इज़ अ टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल्स। ये वाला टूल भी वीड्स को रिमूव करने के लिए, लूजनिंग ऑफ द सॉइल। एक पॉइंट तो आप हर एक टूल में लिख सकते हो, लूजनिंग ऑफ द सॉइल, रिमूविंग द वीड्स, ये सेम रहेगा। ठीक है, फिर अगला है कंटेन द लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। अब इसमें भी वुड और आयरन का यूज़ हो रहा है। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one end. अब ब्लेड की तरह एक जो आयरन का पीस है वो फिट होता है यहाँ पर, और ये भी एनिमल से पुल्ड होता है, जैसे कि हमारा प्लो होता था। अब इसकी पिक्चर आप देख सकते हो, ये इस तरह का होता है, आपने बहुत सारे देखा भी होगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज़ अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। इसको ट्रैक्टर से चलाया जाता है। ट्रैक्टर एक मशीन है, कल्टीवेटर, इससे आपकी जो लेबर है वो भी सेव हो जाती है, आपके पैसे बच जाते हैं, फिर टाइम भी आपका सेव हो जाता है, जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। ठीक है, इसमें मैन पावर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज मशीन से ही, कल्टीवेटर एक मशीन है, उसी से सारा का सारा काम हो जाता है। ट्रैक्टर बेस्ड कल्टीवेटर्स होते हैं। ओके, इसकी पिक भी आपको दिखाती हूँ, इस तरह के होते हैं, आपने बहुत सारे फील्ड एरियाज़ में देखा होगा, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इससे भी वो फील्ड से भी कनेक्टेड होंगे, फार्मर्स भी होंगे, तो वो इसको ईजिली रिकोगनाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टूल यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ देयर सीड्स। अब जब सोइंग करते थे मतलब सीड्स को डालते थे ज़मीन में ताकि वो उगे बाद में एक प्लांट में, उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? एक होते हैं ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं? जो हमारे पुराने टाइम में जो यूज़ करते हम आ रहे हैं,
और एक होती है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? नए ज़माने की एक मशीन है, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स जो होते हैं दे आर शेप लाइक अ फनल, फनल की तरह होते हैं। सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, फनल के अंदर सीड्स डाल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में 1 2 3 धीरे धीरे करके जो है हमारे वो शार्पन से एंड से सीड्स नीचे आते हैं और सॉइल में डलते जाते हैं, ठीक है। दीज एंड स्पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। क्या होता है? ये जो एंड्स होते हैं ना इसके, समझ लो ये एंड है, एंड इसका सॉइल के अंदर थोड़ा चले जाता है और यहाँ पर ही जो है हमारा सीड जो है डल जाता है इजीली। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, ये देखो इस पिक्चर में आपको एनसीईआरटी में पिक्चर भी दी होगी ये वाली। देखो ये फनल एक शो की हुई है, इसमें सीड डाल रहा है और उसके बाद में नीचे एक ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल वो सॉइल की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ऐसे सीड्स डलते जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल हेल्प ट्रैक्टर्स की हेल्प से परफॉर्म करता है। इट सोज द सीड्स एट द इक्वल डिस्टेंस। अब बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ये सीड को लगाता है ताकि जो ग्रोथ में कोई कमी ना आए, प्रॉपर हर एक सीड को ग्रोथ का इन्वायरमेंट मिले, अपनी जगह मिले, सनलाइट न्यूट्रिएंट्स अपने अपनी जगह पे प्रोवाइड हों ताकि जो हमारी फसल है, क्रॉप्स हैं, वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएँ। इट इंश्योर्स द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर द सोइंग। ये इंश्योर कर देता है, ये पक्का कर देता है कि जो हमारे सीड्स होते हैं वो सॉइल से पूरी तरह से कवर्ड हैं, बिकॉज अगर सॉइल नहीं होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स कैसे उसको मिलेंगे और वो ग्रो कैसे करेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। अब वो सॉइल के अंदर डिग करेगा, है ना, तो उसको बर्ड्स वगैरह भी खा नहीं पाएंगे, उनको दिखेगा ही नहीं, जो खाएंगे कैसे, है ना। सो इट सेव्स द टाइम एंड लेबर। जितनी भी आपकी मशीन वाली चीज़ें आती हैं उसमें आप ये हमेशा एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, सेव्स द टाइम एंड लेबर। अगर कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी होता था, हमें एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ याद नहीं आता, तो उस टाइम पे 1-2 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको हमेशा याद रहे, है ना। जब मशीन की बात आती है तो आपको पता है भाई ये अंडरस्टैंडिंग काम करती है आपकी कि वहाँ टाइम सेव हो जाएगा और हमें लेबर की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सो ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं वो ऐड कर दिया करो ताकि आपको अगर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता आपको एटलीस्ट हाफ या 1 मार्क्स तो मिल जाए, है ना। सो अगले पे जाते हैं। ये आपकी सीड ड्रिल होती है, इस तरह की दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के बारे में शायद मैंने नेक्स्ट पहली वाली पार्ट 1 में भी डिस्कस किया होगा, बट मेरे को था कि शायद आपका ये टॉपिक छूट ना गया हो उसमें, बिकॉज मैंने दोबारा से वो देखी नहीं है वीडियो। आप दोबारा से जाके देख सकते हो उस वीडियो को, अगर जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 2 को तभी देखें, बिकॉज अगर वो आप नहीं चेकआउट करोगे तो आपको पार्ट 2 जो है वो अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो क्रॉप रोटेशन क्या है? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। मतलब एक क्रॉप को, जैसे अगर राइस की क्रॉप को मैंने पहले उगा दिया, फिर उस ज़मीन पे किसी और क्रॉप को ग्रो कराना है ताकि जो सॉइल है उसमें सॉइल को थोड़ी देर लीव भी करना है ताकि जो जितने भी न्यूट्रिएंट चूस लिए हैं उस क्रॉप ने उससे, वो दोबारा से उसको प्रोवाइड करवा सके, दोबारा से नेचर से उसको गेन कर सके और जो दूसरी क्रॉप आएगी उसको दोबारा से वो दे सके, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। तो ये होता है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप से मतलब समझ आता है क्रॉप क्या होती है, रोटेशन मतलब ऑल्टरनेटिवली, कभी एक क्रॉप लगा दी, कोई कभी दूसरी वाली क्रॉप लगा दी, ताकि जो सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है वो बिल्कुल सही रहे, रिप्लेनिशमेंट होती रहे न्यूट्रिएंट्स की। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब इसके बारे में, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में बहुत डिटेल में मैंने पार्ट 1 में बताया था, बट पार्ट 2 में आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगी, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना एक तरह का ये पक्का ही आता है, 5 मार्क्स में तो मैक्सिमम आता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको इस तरह से ही पॉइंट्स में लिखो, पूरा लगे कि बंदे को, ऊपर हेडिंग ज़रूर डाला करो, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, जैसे मैंने डाला है, फिर फर्टिलाइजर फिर मैन्योर। ये होता है प्रेजेंटेशन। आप जैसा प्रेजेंट करोगे अपना पेपर किसी के आगे, जो चेक करने वाला होता है उसको खुद ही मन करता है आपको एक मार्क्स देने का। ये गलतियाँ मैंने भी बहुत की थी पहले, अब मुझे जाके रियलाइज़ हुई थी कि हाँ मेरे में ये कमी थी और मैंने उसको कवर अप किया। आई होप आप लोग भी कवर अप करोगे। सो फर्टिलाइजर और मैन्योर। फर्टिलाइज़र आपको बताया था मैन मेड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मैन मेड होता है, हम लोगों ने तैयार किया है इंडस्ट्रीज़ में। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है, बिकॉज नेचुरल प्रोसेस से बनता है। फिर फर्टिलाइज़र का जैसे मैंने आपको बता दिया फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज इसमें बनता है। और जो मैन्योर है वो कहाँ बनता है? वो डीकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड द प्लांट वेस्ट, इन सब चीज़ों से बनता है।
फिर फर्टिलाइज़र, इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, जबकि जो मैन्योर है वो प्रोवाइड करता है, बिकॉज वो डिकम्पोजिशन से तैयार किया गया है। अब जो फर्टिलाइज़र होता है ना, इट इज़ रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, इन सब चीज़ों में जो है हमारा ये होता है, रिच होता है। बट मैन्योर के केस में आप देखो, इट इज़ लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें इतने ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होते हैं। तो आप ये साथ साथ में नोट्स बना लिया करो, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार कर देती हूँ, जिनको पॉइंट ये रह गया होगा वो आप नोट डाउन कर सकते हो इससे, ओके। वो आपका नेक्स्ट आ जाता है इसमें एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। एडवांटेज क्या है? इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो पानी किस तरह से कितना होल्ड कर सकता है अपना सॉइल, वो इन्हांस कर देता है उसकी ये क्वालिटी को। मेक्स द सॉइल पोरस विच हेल्प्स इन द ईजी एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, गैसेस का एक्सचेंज ईजी हो जाएगा जब वो सॉइल पोरस हो जाएगा, तो वो भी यही काम करता है मैन्योर। फिर है इंक्रीजेस द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब क्या होगा, सॉइल अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएगा, पूरा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो क्या होगा, इसमें जो काउंट माइक्रोब्स, जो अच्छे माइक्रोब्स हैं जैसे अर्थवॉर्म्स वगैरह, जिसको हम फार्मर्स फ्रेंड्स भी, टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसमें है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन को करने के भी एक ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मतलब पुराने मेथड्स थे। वो कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे? फर्स्ट है हमारा मॉट, ये होता है पुली सिस्टम, मॉट पुली सिस्टम है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका चेन पंप, फिर देखली, फिर राहत। ये 3-4 हैं, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरह के ये मेथड्स होते हैं। आपके इसके पिक्चर्स भी शो करूँगी मैं। ये पहला देखो, ये मॉट होता है इस तरह का, ये आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, इसके बारे में लिखना लुकना कुछ नहीं है, ये आपको बस शो किया है कि इस तरह के ये सिस्टम ट्रेडिशनल होते थे। फिर ये नेक्स्ट चेन पंप, ये चेन के साथ देखो नीचे पानी जा रहा है। फिर आ जाता है आपका देखली, ये देखली कुछ इस तरह का सिस्टम है। सारी की सारी आपकी एनसीईआरटी में भी ये हमारी दी गई हैं पिक्चर्स, सेम पिक्चर्स हैं वही वाली, ठीक है। देखली आ गया। फिर आता है राहत, ये राहत का ये बुल से होता है कनेक्टेड, ये इस तरह के सारे मेथड्स रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, हम इसको मेजरली स्टडी करेंगे, और ये आपका सबसे जो ज़्यादा मार्क्स वाले नंबर होता है, आई थिंक सो 7 या 5 मार्क्स वाले जो नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर ये हमेशा ही आता है। डिस्क्राइब द टू मेथड्स, टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना। सो द फर्स्ट वन इज़, ये ट्रेडिशनल मेथड्स में पता है क्यों इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते? बिकॉज ये प्रोग्रेस हो गई हुई है, अब मॉडर्न सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, तो हमें आज के इक्विपमेंट्स को ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस में भी ज़्यादा एम्फोसाइज इन्हीं चीज़ों पर डाला जाता है। सो द फर्स्ट वन इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम, यूज़फुल ऑन अनइवन लैंड, जहाँ पर सफिशिएंट वाटर बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता, वहाँ के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत अच्छा है। मैंने आपको ये वाटर वाले एक चैप्टर था, है ना, 7th क्लास का, आई थिंक सो, सेव वाटर कुछ ऐसा चैप्टर था, उसमें मैंने बताया, वहाँ पर जाके भी चेकआउट कर सकते हो इस चीज़ को, अगर आपको अच्छी तरह से डीप में अंडरस्टैंडिंग करनी है इसकी। इसमें क्या होता है, देयर आर परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल, परपेंडिकुलर बिल्कुल पाइप्स होती हैं, उसके अंदर जो नोजल्स होते हैं ना वो रोटेशनल होते हैं, वो घूमते रहते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये जो होती है पाइपलाइन, ये एक मेजर पाइपलाइन के साथ अटैच होती है, जहाँ से ये सारा का सारा जो पानी है वो आ जाता है मेन स्ट्रीम से। फिर यूज़फुल फॉर लोन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। और ये वाली जो है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, ये हमारी कॉफ़ी जहाँ प्लांटेशन हो रही है, जहाँ लोन्स है, जहाँ बहुत सारी अदर क्रॉप्स हैं, वहाँ के लिए ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो यूज़ होता है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है, ये देखो स्प्रिंकलर सिस्टम इस तरह का होता है। आपने जब गार्डन्स को विजिट किया होगा लॉकडाउन से पहले, अभी तो आप ज़रा ध्यान से जाना, बट ये आपने जब भी विजिट किया होगा, इस तरह के स्प्रिंकलर्स जो होते हैं पानी देने के लिए पूरे गार्डन में अवेलेबल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, ताकि क्रॉप्स को या फिर किसी को भी पानी भी चले जाए और पानी ज़्यादा वेस्ट भी ना हो, ओके। सो योर नेक्स्ट वन इज़ ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है वाटर सेव करने के लिए, बिकॉज वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली ओवर नियर द रूट्स, बिल्कुल रूट्स, जो प्लांट की रूट्स होती हैं उसके बिल्कुल पास ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है जितना उसको रिक्वायर्ड है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे फ्रूट प्लांट्स, गार्डन और ट्रीज़ के लिए। अब ये ड्रिप सिस्टम भी इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ठीक है। ये पाइपलाइंस अटैच की हुई है ना, तो साथ में छोटी छोटी पाइपलाइंस भी अटैच की हैं, रूट्स के साथ कनेक्टेड होती है, और रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप जितना उनको पानी चाहिए होता है एक पर्टिकुलर क्रॉप को, वो प्रोवाइड करवाया जाता है, और इससे जो पानी है वो वेस्ट भी नहीं होता।
सो द नेक्स्ट वन इज डिफरेंट मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सीड्स। अलग अलग कौन से मेथड्स हैं सेपरेशन करना सीड्स की, सेपरेट हम कैसे कर सकते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff. दिस प्रोसेस इज डन बाय थ्रेशिंग विच इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। एक तो एक कंबाइन मशीन होती है, उससे हम लोग सीड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जो कंबाइन होती है वो हार्वेस्टर भी होती है, मतलब वो पौधों को जब पौधे पक के तैयार हो जाते हैं उसको दोबारा से जो हार्वेस्टिंग कर देते हैं ना, निकाल देते हैं, मतलब उसको काट देते हैं, वाढनी करना जिसको बोलते हैं, काटते हैं। हार्वेस्टर वो काम करता है और थ्रेशर जो सीड्स को सेपरेट आउट कर देता है। ये दोनों मशीन है ये दोनों काम परफॉर्म करती है, फसल को काटना भी और साथ में सीड्स को सेपरेट आउट करना भी। फिर अगला है फार्मर्स विद अ स्मॉल लैंड डू दिस बाय विनोइंग। फार्मर जिसके पास बहुत छोटी ज़मीन है वो एक प्रोसेस से करते हैं विनोइंग। तो बेसिकली दो मेथड्स हो गए, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ओके, सो ये थ्रेशिंग, इस तरह से थ्रेशिंग होती है। ये देखो अब बड़ा बड़ा सा मशीन है ये विनोइंग के लिए एक मशीन होती है। छोटे जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपनी छोटी सी लैंड के लिए इतनी छोटी मशीन कर सकते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी मशीन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सो द नेक्स्ट वन इज़ एनिमल हस्बेंड्री। लास्ट वन इज यू कैन से एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि हम किस तरह से एनिमल की देखभाल करते हैं, कैसे उसको फूड प्रोवाइड अच्छी तरह से करते हैं, शेल्टर, सब कुछ उसकी केयर, जैसे एक बेबी की केयर की जाती है वैसे ही एक एनिमल की जब हम लोग केयर करते हैं किस प्रकार करते हैं उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री की बोलते हैं बिकॉज कहते हैं ना हस्बैंड की केयर एंड ऑल, ये सब कुछ, चलो वो तो पुराने ज़माने वाली बात रहेगी, अब आजकल तो वाइफ की भी करनी पड़ती है, बट एनिमल हस्बेंड्री एक पुराना वर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ है इसके लिए, तो आप इसको अच्छी तरह से नोट आउट कर सकते हो। एनिमल रियर्ड एट होम और इन द फार्म have to be provided with the proper food and shelter and care. So this is done on a large scale. जब large scale में किया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, animal husbandry. So दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका कंप्लीट हो गया। सो इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मैं आऊँगी। सो तब तक आप इसके साथ नोट्स बनाइए। पार्ट 2 पहले ना देखें, पार्ट 1 पहले देखें, उसको कंप्लीट करके फिर पार्ट 2 देखें। एक बार गो थ्रू तो हो जाए। कई होते हैं साथ साथ में नोट बनाते फिर कहते हैं आज नहीं हम कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, है ना, ऐसे नहीं। एक बार में पूरी वीडियो देख लो, ओके, फिर उसके बाद में बैठ जाओ और एक वीडियो के साथ साथ जो जो मैंने नोट्स के तरह लिखा होता है वो साथ साथ में नोट करो। ये बहुत ही इजी मेथड है आपका, आपको ज़्यादा बुक की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज बुक के साथ पढ़ना आजकल वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वो कभी कभी बोरिंग सा हो जाता है ना, समझ नहीं आता। तो जब आपको वीडियो के साथ, जब आपको पिक्चर्स के साथ सबको डिस्क्राइब हो रहा है, नोट्स भी आपको बने बनाए मिल रहे हैं, तो आपको कहाँ जाने की ज़रूरत है, आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ कवर अप की होती है मैंने अपने इसमें प्रेजेंटेशंस में। ठीक है, सो सारा का सारा अच्छी तरह से पढ़ो, नोट्स बनाओ और साथ में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। हाँ, और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे हमारे PCS या ये UPSC जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी साइंस का पोर्शन रहता है, तो उनके लिए भी जो 7th to 10th की जो NCERT होती है वो ही रिकमेंडेशन उसकी आती है। SST की बुक्स वगैरह के लिए भी, साइंस के लिए भी सेम यही आती है। सो आप इसको भी मतलब कि गो थ्रू हो सकते हो, वो जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं जो करना चाहते हैं। सो आई थिंक ये जो आपका चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स में चलेंगे, बिकॉज मुझे है कि अगर समझाना है तो डीपली समझाया जाए, वरना फ़ायदा नहीं होता अगर मैं ऊपर ऊपर से सारा का सारा हिला दूँ इसको। ठीक है, सो अच्छी तरह से पढ़ना, जो हो डाउट वो कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।